स्टार्ट कर दिए। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्ली करना है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से। इसमें लिखा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z की वैल्यू है 20x + 10y। इसको आपको मिनिमाइज करना है। कौन से कंस्ट्रेंट्स है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। कौन सी रेस्ट्रिक्शन लेकर के आपको उसको करना है? रेस्ट्रिक्शंस आपको दी हुई है। x + 2y ≤ 40, 3x + 5 ≥ 30, 4x + 3y ≥ 60 और नेक्स्ट है आपका x ≥ 0, y ≥ 0। तो बच्चों आपके पास ये सारी कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं और मैंने कल आपको बताया था कि आपके ग्राफ का जो भी पोर्शन होता है वो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। इसलिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपने हाईलाइटेड तौर पे बनाएंगे, चारों क्वाड्रेंट्स को बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन में एक्स और वाई जो होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स होती है या कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट या नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए एक्स और वाई हमेशा या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे। तो एक्स और वाई क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ग्राफ के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? पॉइंट्स की। तो हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं और मैं एकदम अनजान बन जाता हूं, बिल्कुल आप ही की तरह करता हूं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, पॉइंट्स निकालोगे। जब आप कहोगे सर एक्स 0 है तो 2y = 40 हो जाएगा, यानी y = 20 हो जाएगा। और जब y 0 होगा तो y 0 होने के केस में x 40 आ जाएगा। तो बच्चों पहले पॉइंट्स तो ये हो गए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर हम लोग x y लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें x को 0 डालेंगे, y 30 आ जाएगा। x को 0 डाला तो y 30 आ गया और y को 0 डाला तो 3x = 30 आ गया, यानी कि x = 10 आ गया। अगेन बच्चों ये x और y, x को 0 डालते हैं तो 3y = 60 आ जाता है, यानी कि y = आपका 20 हो जाएगा। और अगर y को 0 डालते हैं बच्चों तो 4x = 60 आ जाएगा। तो ये कितनी बार में गया? 4x = 60 15 बार में गया, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। तो ये बात हर बच्चे को यहाँ पे क्लियर होगी होपफुली अच्छी तरीके से। अब बच्चों x > 0, y > 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इनको कैसे जज किया? हमने इनको जज किया इक्वेशंस की तरह, और इक्वेशंस की तरह जज करके मैंने इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको इस तरह से देखने की आदत नहीं है तो आप इसके लिए टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स अगर आपको बनाने की आदत है तो आप बना लीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये काम आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों सबके लिए मैंने पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं। स्टार्ट करते हैं ग्राफ को बनाना। जैसा कि मैंने बताया था, ग्राफ के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट कर रहा हूं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको मैं पूरी तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट किया है अभी। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे तो पॉइंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पॉइंट 20, 40, 10, 30 इस टाइप के पॉइंट्स दिए होंगे। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर स्केल बना लीजिए। एक्स एक्सिस स्केल, वाई एक्सिस स्केल। तो क्या कहते हैं उसमें स्केल में कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप 5 यूनिट या 10 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट या 10 यूनिट, जो आपको लगे वो एज्यूम कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। ओरिजिन 5, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40। शायद हम लोग को 40 तक की नीड है तो हम लोग 40 भी बना ही लेते हैं इस पे। ये आपका हो गया 40। ठीक, तो बच्चों आई थिंक आपको स्क्रीन पे क्लियर हो रहा होगा और ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस का स्केल आपने लेट किया है। क्या एक्स एक्सिस का स्केल है? 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट। अगर आप स्केल कोई लेट कर रहे हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट। ये आपका एक्स एक्सिस स्केल है। ठीक, वाई एक्सिस स्केल भी यही सेम मान लेते हैं। वाई एक्सिस स्केल
क्या हो गया बच्चों y एक्सिस स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, इसको भी वही सेम मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, वो आपका मन। ये बच्चों मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब बच्चों देखो जरा, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,20, वेयर इज 0,20, x में 0, y में 20, 0,20, 40,0, दिस इज 40,0, x में 40, y में 0। तो बच्चों अगर इनको ज्वाइन करती हुई आप लाइन बनाएंगे तो वो लाइन आपके सामने बन के आएगी। ये लाइन बच्चों मैंने आपके सामने बना दी है, और लाइन बनाने के बाद मैंने बताया था उस लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन आप जरूर लिखेंगे। दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो बच्चों बहुत होता है, आसान होता है कंस्ट्रेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस को बनाना। तो बच्चों दूसरा पॉइंट है 0,30, तो 0,30 इसका मतलब x में 0, y में 30, दिस इज 0,30, मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया है, 0,30। दूसरा पॉइंट है 10,0, 10,0, ये। अब इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बनाएंगे। तो ये बच्चों ये लाइन बन गई है आपके सामने। लाइन बनाने के बाद उसकी इक्वेशन जरूर लिखेंगे आप, लाइन बनाने के बाद उसकी इक्वेशन आप जरूर लिखेंगे। दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अगला देखिए बच्चों, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। पहले इसमें क्या है 0,20, वेयर इज 0,20, 0,20 हमारे पास वही सेम पॉइंट आ गया, 0,20, मैंने कलर चेंज कर दिया। लेकिन दूसरा है 15,0, 15,0। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है, साफ साफ आप देख सकते हैं। बनने के बाद आप इस लाइन की इक्वेशन जरूर लिखेंगे, उस लाइन की इक्वेशन इंडिकेट करिए। दिस इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। ठीक, अब बच्चों हम लोग को डिसाइड करना है कि ओरिजिन किस किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन होगा, नहीं करता है तो दूसरी तरफ वाला पोर्शन होगा। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, क्या ओरिजिन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तुम यस कहोगे कर रहा है, क्योंकि सर 0 प्लस 2 इंटू 0, जिसका मतलब 0 लेस देन 40, ये सर ट्रू होता है। उसके बाद यहां पे आएगा 0 इज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 30, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 इंटू 0 प्लस 0 जब करेंगे तो ये 0 इज ग्रेटर देन 30, दिस इज फॉल्स। 0 30 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। अगेन इसमें हम देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 60, ये भी फॉल्स होता है। तो बच्चों अब हम इस ग्राफिकल पोर्शन को बनाते हैं और देखते हैं रीजन कैसे लेना है। पहली लाइन की इक्वेशन देखिए,
नहीं दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि ऑरिजिन जिसको सेटिस्फाई करता है तो वो उसमें ऑरिजिन की तरफ वाला पोर्शन लेते हैं। जैसे पहली लाइन जो है मैंने रेड कलर से इंडिकेट की थी, उसको ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने ऑरिजिन की तरफ यानी कि रेड वाली लाइन के नीचे वाला रीजन लिया था, क्योंकि नीचे की तरफ ऑरिजिन था। और बाकी जो दो लाइंस हैं उनको ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैंने ऊपर की तरफ का उनका पोर्शन लिया था। और फिर मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों का कॉमन रीजन क्या है। वो कॉमन रीजन आपको ड्रॉ करना है। वो कॉमन रीजन आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन रीजन है वो मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं। और ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको कल भी बताए थे, तो अगर आप अपने से भी बना रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपको कल नहीं समझ में आया था या आपका कल का भी लेक्चर छूट गया है तो आप अभी जरूर समझ लीजिएगा। तो इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर, यानी कि ऑरेंज के ही ऊपर रहेगा, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर से ग्रीन वाला दोनों कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये बच्चों कॉमन रीजन आपका मैं शो कर रहा हूं। दिस इज द कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन आप भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन का रीजन है, यानी ये जो कॉमन सॉल्यूशन है ये मैंने निकाल दिया आपको। ठीक, अब बच्चों इसमें आपको ध्यान देना होगा इसमें कॉर्नर्स कितनी जगह आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको ओवरऑल करना क्या है, आपको मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y को, इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको क्या फंडा बताया था कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो आपको इंडिकेट करने होते हैं। तो बच्चों ये एक पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, मेरे ख्याल से 4 ही कॉर्नर है। इन चारों कॉर्नर्स के पॉइंट मैं इंडिकेट करता हूं। ठीक है, तो एक पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं P। तो P बच्चों क्या है, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का, और दो लाइंस की इक्वेशंस आपको पता है। और अगर किसी बच्चे ने इन दो लाइंस की इक्वेशन सॉल्व कर ली है तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर कट पता होगा, वो मेरे को बता दे, वरना मैं रफ में खुद सॉल्व कर रहा हूं। ओके, ये सॉल्व होकर के आ गया 6,12 है। दूसरा पॉइंट बच्चों वो भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, ये सॉल्व होकर आ रहा है 4,18। ठीक, 4,18 आ रहा है। और एक तीसरा पॉइंट है, इसको क्यू मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट इसको मैं और कुछ ले लेता हूं, पी क्यू, इसको मैं आर मान लेता हूं, या कुछ भी लिख लो अपने मन से। दिस इज आर। ये पॉइंट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो 15,0 है। और इसको मैं एस मान लेता हूं, ये पॉइंट भी साफ साफ दिखाई दे रहा, तो 40,0 है। ठीक, तो बच्चों चारों पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के दे दिए। अगर आपको चारों पॉइंट्स देखने में कंफ्यूजन हो जा रहा है तो मैं ब्लैक कलर ही इंडिकेट कर रहा हूं, आपको ब्लैक कलर से समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, तो मैंने ये चारों पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर दिए, पी क्यू आर एस। अब बच्चों चारों पॉइंट्स में हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक बच्चों, इसके 4 नंबर होते हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है ना, 4 मार्क्स इसी के होते हैं। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स इसके होंगे, 2 मार्क्स इक्वेशन के होंगे। और अगर 4 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स इक्वेशंस के होंगे, 3 मार्क्स इस डायग्राम के होंगे। तो आपका ये डायग्राम ही मेन है, इसी से नंबर मिलेंगे आपको। चलिए, तो मैं अब क्या करता हूं, वैल्यू निकालता हूं। सबसे पहले z आपका क्या है, z में एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं। z आपका है 20x प्लस 10y। तो एक बार पॉइंट में वैल्यू निकालता हूं 15,0 पे, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 15, क्योंकि 20x प्लस 10y है, ये हो गया 0। तो ये कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 300। दूसरी वैल्यू निकालते हैं z की, फिर से मैं निकालता हूं 40,0 पे, तो हो गया 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई 800। फिर मैं z की वैल्यू निकालता हूं, मैं अगेन z की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखते रहिए स्क्रीन पे। z की वैल्यू निकालता हूं 4,18 पे, तो ये वैल्यू आएगी 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 80 और 180, यानी कि 260, 260 आ रहा है। ठीक, उसके बाद z की वैल्यू मैं निकालता हूं 6,12 पे, तो ये आ गया 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12, ये कितना हुआ
ये 120 और 120, 240। ठीक, तो बच्चों मैंने यहां तक क्वेश्चन कर दिया, इसका आंसर भी निकल आया। आपको उसको मिनिमाइज करना था, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? आप कहोगे सर मिनिमम वैल्यू आ रही है 6,12 पे। जब x आपका 6 होगा, y आपका 12 होगा, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, दैट इज इक्वल टू 240। दैट इज इक्वल टू 240। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 240 है एट x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप भी इसको एक बार रिव्यू कर लो। तो बच्चों इस डायग्राम में एक कमी रहेगी, वो एक कमी आपको पूरी करनी है। कमी ये होगी कि जो आपकी लाइंस हैं वो सारी लाइंस इंक्लूडेड है, तो आप सारी लाइंस को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि सब में ग्रेटर और इक्वल का साइन है। तो मैंने आपको बताया था लाइंस इस केस में इंक्लूडेड रहती है, तो लाइंस को इंक्लूड करने के लिए आप एक अलग कलर यूज कर लीजिए। तो ये मैंने यूज कर लिया और आपके सामने डायग्राम बना करके दे दिया है। तो बच्चों ये हो गया आपकी 4 मार्क्स। इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो और अच्छी बात है, और नीट एंड क्लीन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़ जाए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया। सभी बच्चे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, फिर मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है सीबीएसई में बहुत ही कम पूछी गई है। बहुत ही कम क्या, पूछी ही नहीं गई है। हो सकता है इस बार आपका लक खराब हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही आ जाए, इसलिए मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अलग से पढ़ा रहा हूं। तो 3 तरह की प्रॉब्लम मैंने आपको बच्चों बताई थी। एक ऑप्टिमल लाइन प्रोडक्ट प्रॉब्लम, और दूसरी थी, क्या नाम बताया था दूसरी का, डाइट प्रॉब्लम, और ये तीसरी आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आप दूर से ही देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट दी होगी, डिपो दिए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। डिपो समझते हो ना, कि मतलब जहां से लेकर के वहां पे इकट्ठा करते हैं डिपो को माल, और डिपो से होलसेलर उठाते हैं, फिर होलसेलर से रिटेलर उठाता है, इस तरह से। तो हर कंपनी का एक डिपो होता है। कोई किसी कस्टमर को फैक्ट्री में जाके सामान नहीं लेना होता है, कंपनी पहले एजेंसीज देती हैं, एजेंसीज में थ्रू ही माल पूरा दिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या लिखा है आपके सामने, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ गए तो फिर सारे कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ 2 प्लेसेस P एंड Q। 2 प्लेसेस पे फैक्ट्री लोकेटेड है P और Q पे। इसी क्वेश्चन में नहीं, सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसे ही लैंग्वेज बनाई जाएगी। From these locations, a certain commodity is delivered to each of the 3 डिपो। इन फैक्ट्री से P और Q, 2 फैक्ट्री से कुछ जो कमोडिटी है वो डिलीवर की जाती है 3 तरह के डिपो में। उन डिपो का नाम है A, B और C। The weekly requirement of the depot are 5, 5 and 4। ध्यान दीजिएगा, उन डिपो की वीकली रिक्वायरमेंट भी दी गई है कि डिपो में इतना माल यानी इतना सामान तो चाहिए ही चाहिए। Units of commodity, while the production capacity of the factory of P and Q are 8 and 6 units respectively। ये सब दिया हुआ है। तो P और Q की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दी है, डिपो की भी दी हुई है कि डिपो में इतना कैपेसिटी होनी ही चाहिए, और उसके बाद आपको दिया गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मैंने आपको टेबल बना के दे दी है। आप ऐसे समझो, जब फैक्ट्री P से डिपो A में पहुंचता है सामान, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 16 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री P से डिपो B में पहुंचता है सामान, उसकी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपीज पर यूनिट। ये सारा खेल पहले पर यूनिट में ही होता है, उसके बाद हम इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करके इक्वेशंस बनाते हैं। जब फैक्ट्री P से डिपो C में सामान पहुंचता है तो रुपए लगते हैं 15 रुपए। अब आप समझ गए होंगे बोलने का तरीका क्या है।
फैक्ट्री क्यू से डिपो ए में सामान पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट होती है 10 रुपए। फैक्ट्री क्यू से डिपो बी में सामान पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट होती है 12 रुपए। तो आई थिंक ये आपको बोलने आ गया होगा, क्योंकि आपको आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ऐसी ही टेबल वगैरह वो आपको बनी हुई मिलेगी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पूछा जा रहा है कि कितनी यूनिट्स का ट्रांसपोर्ट किया जाए हर फैक्ट्री से ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। उसको लिखा गया इंग्लिश में, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। और हमें अब क्या करना है, इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करनी है। बताइए बेटा क्या कह रहे हैं। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को लोग वर्बली करते हैं और उनकी इक्वेशंस गलत हो जाती है। देखिए करना कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने फैक्ट्री और डिपो सब बना रहा हूं। ये देखिए मैंने आपके सामने 3 तरह के डिपो बना रखे हैं और 2 तरह की फैक्ट्री बना रखी है। तो मैं अब नामकरण करता हूं यहाँ पे। ये आपका डिपो ए है, ये आपका डिपो बी है, ये आपका डिपो सी है। ठीक है, ऐसा दिया है ना एग्जाम में, क्वेश्चन में दिया हुआ। हमने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि डिपो ए, डिपो बी, डिपो सी 3 तरह के हैं। तो ये आपका डिपो बी है और ये आपका डिपो सी है। ठीक है, और हमें डिपो ए, डिपो बी और डिपो सी की कैपेसिटी भी दी है। इसकी कैपेसिटी है 5 यूनिट रखने की, इसकी कैपेसिटी है 5 यूनिट रखने की, और इसकी कैपेसिटी है 4 यूनिट रखने की। ये मैंने अभी आपको पीछे डाटा में बताया था। और जो फैक्ट्री पी और फैक्ट्री क्यू है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, एट द सेम डे ये 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ये 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बच्चों ये फैक्ट्री पी है और ये बच्चों ये फैक्ट्री क्यू है। ये मैंने आपके सामने बना दिया। अब बच्चों हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम बैठाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है, फैक्ट्री पी और फैक्ट्री क्यू से तो हो रहा है। तो फैक्ट्री पी से फैक्ट्री आओ, जरा डिपो ए तक पहुंचाओ सामान। इधर देखो, फैक्ट्री पी से डिपो ए में सामान पहुंचाओ। तुमने कहा कितना पहुंचाए, हमने कहा कुछ नहीं पता है, तो x यूनिट्स पहुंचाओ। कुछ नहीं पता है तो आप x यूनिट्स पहुंचाओ। ये मैंने लेट कर लिया कि x यूनिट्स कहां से पहुंचती है, फैक्ट्री पी से डिपो ए में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमने फैक्ट्री पी से कहां पहुंचाया सामान, डिपो बी में पहुंचाया। कितना पहुंचाया पता ही नहीं, y यूनिट मान लो, y यूनिट पहुंचाया। ठीक है ना, समझ में आया। तो बेटा फैक्ट्री पी से आप कितना माल पहुंचा चुके हो, x यूनिट पहुंचा चुके a में, y यूनिट पहुंचा चुके b में, और फैक्ट्री बी की टोटल कैपेसिटी आपको पता है कितनी है, 8 यूनिट की हुई। यानी बचा हुआ फैक्ट्री में माल कितना है, तुम कहोगे 8 में से x यूनिट ऊपर चला गया। ध्यान से सुनो, 8 यूनिट में से x यूनिट ऊपर चला गया, y यूनिट नीचे चला गया। तो c वाला क्या लेगा, बची हुई यूनिट्स तो लेगा। तो बची हुई यूनिट c को दो। आओ c को देते हैं बची हुई यूनिट्स। कितनी दोगे, तुम कहोगे सर 8 थी, 8 में से चला गया x प्लस y। ये मैंने 8 में से माइनस करके इसको पहुंचा दिया। ठीक, अब बच्चा जैसे मैंने कहानी यहां बताई वैसे कहानी आप वहां पे भी फॉलो करोगे। लेकिन हमारी बात अभी सुनते रहना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तरीका पहले समझिए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्री बी से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री यहां बी नहीं है, फैक्ट्री क्यू है, तो फैक्ट्री क्यू से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री क्यू की देखिए कैपेसिटी मैंने लिख रखी है 6 यूनिट है। ठीक है, अब बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहां पे लोग और ज्यादा वेरिएबल्स इकट्ठे कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर
वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, हम तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है, उतने ही वेरिएबल है, आपने एज्यूम ज्यादा कर लिए। ये देखिए, अब मैं पहुंचाने जा रहा हूं फैक्ट्री क्यू से डिपो ए बी सी। अब इधर बताओ बच्चों, डिपो ए की कैपेसिटी कितनी है? डिपो ए की कैपेसिटी 5 यूनिट है, और 5 यूनिट में वो फैक्ट्री पी से पहले कितना ले चुका है? x यूनिट ले चुका है। भाई डिपो ए की ध्यान से देखो कैपेसिटी 5 यूनिट है, वो x यूनिट किससे ले चुका है? p से ले चुका है। तो बची हुई यूनिट क्या बची? 5 माइनस एक्स, क्योंकि 5 से तो ज्यादा लेगा नहीं, तो बची हुई जो भी यूनिट होगी 5 माइनस एक्स, वो कहां से लेगा? फैक्ट्री क्यू से लेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा समझो। भाई डिपो बी है, तो डिपो बी ऑलरेडी फैक्ट्री पी से y यूनिट ले चुका है, और उसकी कैपेसिटी 5 की है, तो 5 में से y ले चुका है, तो बचा जो भी माल होगा वो किससे ले सकता है? फैक्ट्री क्यू से, दिस इज 5 माइनस y। अब बच्चों फैक्ट्री क्यू जो है उसके बजट यानी उसकी कैपेसिटी 6 यूनिट की है, 6 में से 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई तो पहले ही दे चुका है, यानी बचा हुआ किसको देगा? यानी 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, ये बचा हुआ मान 6 माइनस, अब आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं, इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो ये इवैल्यूएट होकर के आ रहा है, ये इवैल्यूएट होकर क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस 4, इतनी। तो बच्चों पहले आपको इतना डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि सर ने लिखा क्या है। मैंने जैसा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बताया है, बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं तो राइट साइड में और भी ज्यादा वेरिएबल्स एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स वाई किया, वहां पे वो जेड और पी कुछ भी और एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेरे को सबकी कैपेसिटी दी हुई है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सब में काम होगा, ठीक है ना? तो फैक्ट्री क्यू से जब 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई जा चुका है, और उसका यूनिट ही 6 यूनिट से ज्यादा वो भेज नहीं सकता है, तो डिपो सी में क्या भेजा है? वो डिपो सी में यही तो भेजेगा, 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई, यही तो भेजेगा, इससे ज्यादा थोड़ा ना भेज सकता है, क्योंकि सी का डिपो का कैपेसिटी ही 4 यूनिट का है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां तक हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने चिल्ला चिल्ला के 4 बार बता दिए ऑलरेडी। अब बच्चों हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेना देना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। यानी मिनिमाइज आपको किसे करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, वही आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कहलाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाते हैं। और यहां पर हम लोग भाड़ा जरूर लिख लेते हैं, क्योंकि भाड़े सबको हमको दिए कि पी से क्यू तक पहुंचाने का भाड़ा कितना है? 16 रुपए पर यूनिट। तो हम यहां लिख देते हैं ₹16। ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं, सबके भाड़े लिख रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं, अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज ₹16, ये इसका है। यहाँ पे ₹10 है, यहाँ पे ₹15 है। पीछे अभी मैंने आपको बोल के बताया था, वही ये भाड़े लिख रहा हूं। यहां से पहुंचाने का है 10 रुपए, यहां से पहुंचाने का है 12 रुपए, और यहां से पहुंचाने का है 10 रुपए। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग कंस्ट्रेंट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो तुम कहोगे सर ये कंस्ट्रेंट तो हमेशा ही ऑब्वियस रहता है। पहले आप लिख लीजिए, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद कहोगे सर ये जितनी भी क्वांटिटीज है ना, x y इट माइनस एक्स प्लस वाई, ये जितनी भी क्वांटिटीज है 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ये तो सर कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा? सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग और भी कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। दिस इज 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो क्या क्या दिख रहा है। इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहो तो और ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स को। दूसरा क्या है बच्चों? 5 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, और क्या है? 5 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। इनको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है ना? और क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 है, वो भी यूनिट है, तो ये भी पॉजिटिव होगा।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो बच्चों ये आपकी मैंने कंस्ट्रेंट्स बना दी हैं, और जो कंस्ट्रेंट्स है उनको मैं अभी इंडिकेट कर दे रहा हूं फिर से। आपकी बच्चों एक ये कंस्ट्रेंट्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये और ये बच्चों आपकी कंस्ट्रेंट्स है जो मैंने अभी आपको इंडिकेट कर दी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब बच्चों हमको ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनानी है। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन इज एक्चुअली अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाना। तो अब आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाना काफी आसान है, क्योंकि आपने लिखा है कि एक यूनिट को पहुंचाने में 16 रुपए पड़ते हैं, तो x यूनिट को पहुंचाने में कितने रुपए पड़ेंगे? 16x पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सब में रुपए का मल्टीप्लाई करते जाओ हर यूनिट में, क्योंकि ये जो रुपीस है ये पर यूनिट दिए हुए थे। फिर 10 इंटू वाई करते चले जाइए, आप भी कर लेते, प्लस 15 टाइम्स 8 माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज द, यहां पे होगी, उधर से लो, प्लस 10 टाइम्स 5 माइनस एक्स, फिर 12 टाइम्स 5 माइनस वाई, प्लस 10 टाइम्स, क्या बचा, 10 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो बच्चों ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। कोई बच्चा अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकता है तो सिंप्लीफाई करके मेरे को बता दे, मैं वेट कर रहा हूं। आपको इसको सिंप्लीफाई करना अगर कोई कर रहा है तो ओके। तो ये सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है x माइनस 7y प्लस 190। तो बच्चों ये आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को मैंने किस तरह से किया है, कैसे करा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दे दिए, कंस्ट्रेंट्स भी बना करके दे दिए। अब आपको करना क्या होगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ में जितने भी कॉर्नर्स आएंगे उन कॉर्नर्स पर इस जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। और ग्राफ बनाने में तो आप महारत हासिल कर चुके हैं, ये तो काफी इजी इक्वेशंस है। इससे पहले वाली इक्वेशंस का ग्राफ आपने बनाया ही था, ठीक है ना। तो इसका तो ग्राफ आप जाहिर सी बातें बना लेंगे। ठीक है बच्चों, आपने अभी तक कर लिया होगा, काफी टाइम मिल गया। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी, इट टेक्स 1 आवर, वगैरह वगैरह। आपके पास डाटा पूरा गिवन है, आप डाटा पढ़ सकते हो। तो बच्चों सबसे पहली इक्वेशन क्या बनी है, कोई बताएगा पहली इक्वेशन आपने क्या बनाई है? किसी बच्चे ने पहली इक्वेशन बनाई? पहली इक्वेशन क्या बनी? और ध्यान से देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है कि ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स अ डे। मतलब वो अपनी हर मशीन को, ए और बी हर मशीन को क्या कर सकता है, 12 आवर्स ये मैक्सिमम यूज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एटलीस्ट नहीं है, एटमोस्ट है। तो आपने बना ली होगी इक्वेशन भाई। तो कैसे, अगर आप कर रहे होंगे तो आप एक टेबल बना लीजिए। अगर आपको बहुत ही कम समझ में आती है या आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। बाकी आप थोड़ा सा भी काम कर रहे होंगे तो आपको फिर इजी लगने लगेगा। तो देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना ली है, टेबल का फॉर्मेशन कर दिया है। टेबल से आप क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, ये है मशीन ए
बी, ठीक है। यहाँ है बच्चों नट, ओके, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूं क्या, ठीक है, ओके, हो जाएगा। हाँ देखिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेबल को थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेते हैं, थोड़ी सी अजीब टाइप की बन गई है, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे लिख लीजिए नट, और यहां पे लिख लीजिए बोल्ट, और यहां पे लिख लीजिए मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम, वो तो दोनों का 12 है, इसका भी 12 है। नट के लिए क्या चाहिए होता है, 1 घंटा मशीन ए पे, 3 घंटा मशीन बी पे। बोल्ट के लिए 3 घंटा ए पे और 1 घंटा यहाँ पे बी पे। और प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट के लिए आप अलग से नीचे लिख दीजिए। इस पे प्रॉफिट होता है 2.5 रुपए और इस पे प्रॉफिट होता है 1 रुपए। तो बच्चों आप इक्वेशन बना लो, कैसे कहोगे भाई, मान लीजिए आपके नट बनते हैं एक्स, बोल्ट बनते हैं वाई। जब एक नट बनता है, जब एक नट बनता है तो क्या होता है, उसको मशीन ए के 1 घंटे की जरूरत होती है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्स और वाई में कहना सिखाया है, वैसे आप अपने मुंह से एक्स और वाई के टर्म्स में बोलिए, आपका इक्वेशन बन जाएगी। पहली पहली इक्वेशन साफ नजर आ रही है, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट लिखा हुआ है, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 12। तो कितने बच्चों को ये पहली इक्वेशन समझ में आई है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी भी समझ में आ रही है, अगर आप काम कर रहे होगे तो दूसरी इक्वेशन भी आपको समझ में आ रही है। और कंस्ट्रेंट्स बच्चों मैंने लिख करके तैयार कर दिए, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता तो मेरे को 2 नंबर मिल गए। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन लिखते ही 2 नंबर बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनेगी 2.5x प्लस 1y। इस प्रोसेस में किसी को प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो वो अभी भी बोल सकता है। अगर किसी को x और y में कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए दोबारा लिख देता हूं कि व्हाट इज x एंड y। यहां पे लिख लीजिए आप, लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस x पैकेज of nuts and y package of bolts, ठीक है, each day। ये बच्चों मैंने लिख दिया x और y, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों सारा काम हो चुका है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना करके एटलीस्ट अब तो बता दो आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो मैंने जस्ट आपको उसके पहले क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स भी आपको पता है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी पता है, और आपने एक्स और वाई क्या लेट किया था वो भी मैंने लिख दिया है। और लिखने के अलावा आपको ग्राफ बना दिया है, और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो प्रॉफिट 10 रुपए 50 पैसे है 3,3 पे, यानी कि वो नट के अगर 3 पैकेट बनाए और बोल्ट के भी वो 3 पैकेज बनाए तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और बच्चों ये मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, अगला क्वेश्चन आई होप आपने गूगल से देख के नहीं किया होगा, अपने आप से किया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आपको ये चेक करना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन्स, ही हैज ओनली 5760। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के मैं इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं, तो क्वेश्चंस की इक्वेशन अब आपको चेक करनी है। अब तक 6-7 बच्चों ने आंसर जो भी भेजे हैं वो आपके ज्यादातर आंसर मेरे को सही लग रहे हैं, बस आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, सपोज द डीलर बाइज x फैंस एंड y स्विंग मशीन्स, मतलब सिलाई धागे वाली मशीन होती है शायद, ठीक है ना। ये है, तो x और y मैंने ये लेट कर लिए, तो क्या बात है, हमारे एक चावला जी है, उन्होंने तो आंसर तक निकाल के दे दिया। चलो अच्छी बात है भाई चावला जी। देखिए
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन जिन 6-7 बच्चों ने भेजी है उनकी सही है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑब्वियस है, तो हर कोई लिख सकता है। और एक इक्वेशन है आपकी 360x प्लस 240y लेस देन इक्वल टू 5760। दिस इज द आपकी ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। और बच्चों जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है वो भी मैं आपकी लिखने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी मैं आपकी लिखने जा रहा हूं। दिस इज, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है वो लास्ट वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है। दिस इज ऑब्जेक्टिव इक्वेशन 22x प्लस 18y। ये बच्चों आपका क्वेश्चन। और बच्चों जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे जो भाई साहब हैं जिन्होंने अभी आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। उनका आंसर आ रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमम जो होगा वो 392 होगा, लेकिन कब होगा, जब x आपका 8 होगा, y आपका 12 होगा। ठीक है ना। x आपका क्या है, फैंस है, y आपका क्या है, सुइंग मशीन है। यानी जब वो अपना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अगर 8 पंखे खरीदे और 12 सुई धागे वाली मशीनें खरीदे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है।